जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। ज्योग्राफी की क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं आर्थिक क्रियाओं के बारे में। ये डायग्राम आपके याद आ रहा होगा जिसमें हमने आर्थिक क्रियाओं को समझा था। भी मानव अपने विकास के लिए प्रकृति से संसाधनों को ढूंढता है, प्राप्त करता है और फिर उसका उपयोग करता है, और वो भी दो तरीके से। या तो वो जीवन निर्वाह के लिए करता है और या फिर व्यवसाय की दृष्टि से करता है, यानी इनकम प्राप्त करता है। और जिन कामों से वो इनकम प्राप्त करने लग जाता है फिर उन्हीं को कहा जाता है आर्थिक क्रियाएं। और फिर भूगोलवेताओं ने उनका क्लासिफिकेशन कर दिया, जिसके अंतर्गत पिछली चैप्टर की सारी जो वीडियो क्लासेस हमने समझी उसके अंदर हमने प्राथमिक क्रियाओं को अच्छे से जान लिया। अब अगले चैप्टर की ओर रुख करते हैं और जिसका नाम है सेकेंडरी एक्टिविटीज यानी द्वितीयक क्रियाएं। आज से हम इसको अच्छे से समझेंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, पूरा फोकस क्योंकि समझने पर होना चाहिए। ये एक साइंटिफिक सब्जेक्ट जो है अपना ज्योग्राफी। अब द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत जो प्राथमिक क्रियाएं होती है उनसे जो चीज प्राप्त होती है उनका इस्तेमाल है वो इसके अंदर किया जाता है। तो वो इसके अंदर एक रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के रूप में काम आता है। फिर उस रॉ मटेरियल का रूप बदल दिया जाता है जिससे उसकी वैल्यू है वो बढ़ जाती है, उपयोगिता भी बढ़ जाती है, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं। जैसे प्राथमिक क्रियाओं से हमने कपास प्राप्त कर लिया, कपास से धागा बना दिया जाता है और धागे से हम कपड़े बना लेते हैं। तो सोचिए, कपड़ा फिर हमें महंगा मिलता है दुकानों पर, और बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं तो पहले हल्के से देख लेते हैं कितना रेट है, तो समझ सकते हो भी वैल्यू बढ़ जाती है। और अगर खनन वाली चीजों से बात करें तो जैसे कोई कच्चा लोहा प्राप्त कर लिया, हमने ऐशक को प्राप्त कर लिया, उससे स्टील बना दिया जाता है, स्टील से फिर कितने प्रकार की जो चीजें हैं वो बना दी जाती है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर से जो फल फूल होते हैं उनके जूस वगैरह निकाल कर बाजार में बेच दिया जाता है, या डिब्बा बंद करके बहुत सी खाने वाली चीजों को बाजार में बेच दिया जाता है। तो इस प्रकार से प्राथमिक क्रियाओं के उत्पाद को बदल कर नई चीजें बना दी जाती है और उपयोगिता बढ़ जाती है। इसके अंदर शामिल है विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग, और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात इसके अंदर आती है। तो ये बात तो अब तक आप समझ भी गए होंगे। अब जो हमने ये तीन नाम पढ़े, विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण, टॉपिक को आगे बढ़ाएं उससे पहले इन तीनों में अच्छे से डिफरेंस है वो समझ लीजिए। अभी हमने जान लिया भी प्राथमिक क्रियाएं मोस्टली खनन, कृषि, जो पशुधन है, इनके कच्चे माल जिसको हमने कह दिया प्राथमिक उत्पाद, उसको हम आगे यूज करते हैं। जब इस प्राथमिक उत्पाद का इस्तेमाल करके हम एक नया उत्पाद बना देते हैं, एक ही जगह पर नई चीज बना दी जाती है, तब वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग। यानी सिर्फ और सिर्फ कोई उत्पाद प्राप्त होता है, कोई सामान, कोई चीज, वस्तु वहां पर बनाई जाती है। जब इस प्रकार से विभिन्न जगह पर अलग अलग चीजें बना दी जाती है, फिर अलग अलग जगह से उन चीजों को इकट्ठा करके फिर उनकी सहायता लेकर कोई और चीज बना दी जाती है, अलग अलग से जगह से चीजों को लेकर एक नई चीज बना देती है जो हमें कई प्रकार की सुविधाएं देती है, सेवाएं देती है, तब उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्शन यानी निर्माण कहा जाता है। जैसे एक कार या एक बस या एक ट्रक की बात करें, उसका जो सारा सामान होता है ना, वो एक ही जगह पर, यानी एक ही जगह कार के सारी चीजें कलपुर्जे नहीं बनते, जबकि उसके नट बोल्ट कहीं बनते हैं, टायर कहीं बनते हैं, स्प्रिंग कहीं बनते हैं। तो अलग अलग जगह से चीजें मंगाकर वहां पर तो सिर्फ उनको असेंबल किया जाता है और एक व्हीकल का निर्माण कर दिया जाता है। तो समझ गए ना, अलग अलग चीजों से
जगहों से चीजें प्राप्त करके असेंबल कर देना, वो सारी चीजें निर्माण के अंदर आती है। तो जितने अपने परिवहन की चीजें आ गई वो काम में, और उनसे अपने को सुविधा मिलती है, यानी हम जल्दी से कहीं जा सकते हैं, जल्दी से कहीं माल को पहुंचा सकते हैं। एक फोन बनता है तो फोन के अंदर जो जो चीजें इस्तेमाल होती है वो अलग अलग जगहों से मंगवा कर और मिलाकर फिर बनाई जाती है। इसी प्रकार से देखिए, आपको पुल बनाना है, आपको कोई बिल्डिंग बनानी है, स्कूल की बिल्डिंग बनानी है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है, सड़क बनानी है, रेलवे लाइन बिछानी है, तो क्या उसका सामान एक ही जगह मिलता है? नहीं, हम अलग अलग जगह से उन चीजों को मंगवाते हैं और एक पुल का, एक बिल्डिंग का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये परिवहन वाली सारी चीजें हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो सारी चीजें होती है वो निर्माण में। और आपने गौर किया होगा इसके अंतर्गत इसमें एक नई चीज यानी उत्पादन भी होता है, लेकिन साथ में हमारे लिए वो सेवाएं भी है, हमारे काम भी आती है वो। लेकिन यहां पर वो एक चीज के सारे पार्ट्स वहां नहीं बनते, बस ये मुख्य डिफरेंस है। तो निर्माण में उत्पादन और सेवाएं दोनों की बात हो जाती है। और बात करें एग्रीकल्चर और पशुधन की, यहां से जो चीजें प्राप्त होती है उनको लंबे टाइम तक बचाए रखने के लिए उसमें कुछ रसायन मिला दिए जाते हैं और डिब्बाबंद पैकिंग करके बाजार में वापस बेच दिया जाता है। ये कहलाता है प्रसंस्करण, यानी प्रोसेसिंग का काम कहलाता है। जैसे चाहे आप बाजार से अचार लेकर आए, उसमें या तो नमक की मात्रा ज्यादा होगी ताकि वो खराब नहीं हो, या फिर उसमें ऑयल डाल दिया जाता है। इसी प्रकार जो भी पैकिंग वाला फूड या जो जूस आते हैं उनके अंदर कुछ केमिकल मिला दिए जाते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक खराब नहीं हो। तो ये सारी जो वनस्पति और जंतुओं से प्राप्त जो प्रोडक्ट होता है उन पर आधारित जो काम है वो प्रोसेसिंग वाले काम के अंदर आता है। तो इस प्रकार से देखें, विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण ये सारी द्वितीयक क्रियाओं के अंदर शामिल रहती है। और पहले इन सभी के लिए एक ही इस्तेमाल किया जाता था शब्द उद्योग, इंडस्ट्री कहा जाता था। तो आप देखिए इंडस्ट्री शब्द का जो विस्तार है इस शब्द का वो बहुत ज्यादा, इसमें सारी चीजें आ गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जो भी चीजें बनती है, सेवाएं मिलती है, वो सारी इंडस्ट्री में शामिल हो जाती है। लेकिन आगे चल के क्या हुआ? आगे चल के ये हुआ इसके अंदर सेवाओं को अलग कर दिया गया। परिवहन की जो सेवाएं हैं उनकी, या कोई भी जो काम करता है, चाहे प्लम्बर हो गया, चाहे आपके घर पे इलेक्ट्रीशियन आता है जो लाइट के बारे में जो आपकी व्यवस्था करके देता है, चाहे एक टीचर हो गया, वकील हो गया, कोई भी किसी भी प्रकार का काम वाली जो बातें होती है उन सबको निकालकर फिर हम अलग पढ़ते हैं और वो चली जाती है तृतीय, चतुर्थ और पंचम क्रियाकलापों के अंदर। अब बात आती है इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर के अंदर हम विनिर्माण के लिए उद्योग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये ध्यान रख लीजिए, जहां जहां हम उद्योग शब्द बोल रहे हैं इसका मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, अर्थात उस एक ही जगह पर जो कंप्लीट चीज है वो बनाई जाती है। जैसे स्टील बना रहे हैं तो कच्चा लोहा लिया जाता है, वहां स्टील है वो बना दिया जाता है। आप कॉटन ले ली और कॉटन लेकर उसी जगह पर हमने सूती कपड़ा है वो तैयार है वो कर दिया। तो इस प्रकार की सारी चीजें विनिर्माण में, और इसी के लिए हम इस चैप्टर में उद्योग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। वैसे समझ गए ना, उद्योग एक बहुत विस्तृत शब्द है। तो अब हम एक एक करके टू द पॉइंट आगे बढ़ते हैं और अपना चैप्टर स्टार्ट हो जाता है विनिर्माण क्या है यहां से। तो अच्छे से अब आपको एक एक बात को समझना है, और अब आप तीनों में अंतर समझ ही गए भी, विनिर्माण, निर्माण और प्रसंस्करण क्या होता है। लीजिए भैया, अब आ जाती है बात विनिर्माण क्या है। अब विनिर्माण से मतलब है चाहे हाथ से बनाओ चाहे मशीनों से बनाओ, कोई चीज अगर आप बना देते हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग है, वो कहलाता है। आप चाहे हाथों से बनी हुई चीज ले लें, सुई ले लें, जलयान, वायुयान, अंतरिक्ष यान तक की जो सारी चीजें हैं वो इसी मैन्युफैक्चरिंग के अंतर्गत आती है। अब देखिए, चाहे आप कोई भी निर्माण का काम करें, किसी भी फैक्ट्री कारखाने में हम जो काम करते हैं उसमें कुछ कॉमन चीजें आती है। जैसे उसमें बिजली का इस्तेमाल होता है, यानी शक्ति का इस्तेमाल होता है,
वहां एक ही प्रकार की वस्तुएं हैं, वो बड़ी मात्रा में बनाई जाती है। उत्पादन है वो मशीनों से या फिर पुराने साधनों से किया जाता है, और उसमें विशिष्टीकरण या श्रम विभाजन होता है, क्योंकि जब कोई उद्योग लगता है किसी भी प्रकार का हो, लोगों को रोजगार भी तो मिलता है। अब देखिए, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री को फायदा हुआ है और इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर को भी, यानी सभी प्राथमिक क्रियाओं को भी फायदा हुआ है। जैसे एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल यहां काम आ गया, और यहां जो बनी हुई जैसे पाइपें हो गई, सिंचाई के बहुत से साधन हो गए, नलकूपों के लिए जो पाइपें होगी, वो सारी किस में काम आ जाती है? एग्रीकल्चर में। तो दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है और दोनों ही एक दूसरे को फायदा है वो पहुंचाती है। तो ये तो कॉमन बात हो गई भी, किसी प्रकार की इंडस्ट्री लगाओ, चाहे छोटे लेवल की चाहे बड़े लेवल की आप लगाओ, उनमें इन चार चीजों का इस्तेमाल होता है। ये हमने एक सामान्य बात कर ली। अब इसी बात को ही थोड़ा सा शब्दों का खेल खेल लेते हैं, और अगर आपसे कोई इस प्रकार से ये बात पूछ ले कि आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं बताइए, वो तो कॉमन हो गई, और आप गौर करेंगे कॉमन वाले की जो बातें हमने देखी है वही यहां पढ़ेंगे। बस हम जो उपकरण यूज करेंगे वो मॉडर्न होंगे, बस पुराने साधनों का इस्तेमाल यहां नहीं होगा, बाकी आप देखेंगे वही चीज, लेकिन हमें एक बड़े प्रश्न के रूप में अच्छे से इनको समझना है। तो यहां हम 5 प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे आज के मॉडर्न जो मेथड यूज होता है लार्ज स्केल के ऊपर, जिसमें सबसे पहला है कौशल का विशिष्टीकरण या उत्पादन की विधियां, यानी आप किस प्रकार का जो मेथड यूज करते हैं प्रोडक्शन के अंदर। तो देखिए, बड़े पैमाने के उद्योगों में एक ही प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है। तो बड़ा स्तर तो इसके अंदर आ ही गया, बड़ा पैमाना यानी बड़े स्तर पर। विशेष बात क्या है? एक ही प्रकार की वस्तुओं का खूब सारा प्रोडक्शन किया जाता है। जब एक ही जगह ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर लागत कम आती है, क्योंकि मजदूर मशीनें वो तो है ही आपके पास, जिससे बाजार के अंदर वो सस्ता पड़ता है। जबकि यही काम जब छोटे लेवल पर होता है तो वहां पर मोस्टली काम तभी किया जाता है जब कोई उसका ऑर्डर मिलता है। ऑर्डर मिलता है तो मजदूर बुलाने पड़ते हैं, फिर वो ज्यादा तनख्वाह लेते हैं, उससे क्या होता है? लागत ज्यादा आती है और वो महंगा पड़ता है। तो उत्पादन की तकनीक में एक ही विशेष बात हो गई, और वो कौन सी है? भी प्रोडक्शन है वो एक ही चीज का लिया जाता है जिससे वो सस्ता पड़ता है। दूसरी बात आ गई यंत्रीकरण, मैकेनिज्म किस प्रकार की? भी यंत्रीकरण का सीधा सा मतलब होता है मशीनों का इस्तेमाल। तो देखिए, बड़े पैमाने पर किसी काम को पूरा करने के लिए जब मशीनों का इस्तेमाल होता है तो उसे यंत्रीकरण कहा जाता है, और यह कार्य आजकल ऑटोमेटिक मशीनों से किया जाता है। अब आपको पता है आज तो कंप्यूटर युग है, वो आ गया है, तो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। और उस कंप्यूटर के अंदर कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? वो है बंद लूप फीडबैक सिस्टम, क्लोज्ड लूप फीडबैक सिस्टम। अर्थात आप सिंपल भाषा में समझें, सेंसर लगे होते हैं उसके अंदर, उससे जैसे ही चीज उसके अंदर आती है उसको इंडिकेशन हो जाता है और वो काम करनी मशीन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही कोई टेक्निकल उसको लगता है सूचना हो गई भी भैया काम रोकना है, तो मशीन रोक देती है। आप मोबाइल पर सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, अंगूठे अंगुली फिंगरप्रिंट से उसको खोलते हैं, वो जो सारा सिस्टम है उसको कहते हैं बंद लूप फीडबैक सिस्टम। तो मशीनों से काम होता है आजकल बड़े लेवल पर, और वो भी ऑटोमेटिक मशीन यानी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, बंद लूप फीडबैक सिस्टम। ये शब्द नहीं याद रहे तो आप ये कह देना आजकल सेंसर वाला सिस्टम लागू होता है भैया, कोई ज्यादा आदमियों की जरूरत है यहां नहीं पड़ती है। तीसरा आता है प्रौद्योगिकी या नवाचार, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। देखिए, आज हमें पता है साइंटिफिक युग है, यहां पर रिसर्च और डेवलपमेंट, रोज नई नई सूचनाएं रिसर्च होते रहते हैं, जो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में लगातार है वो नए परिवर्तन लाते हैं। भी किस प्रकार से हम प्रोडक्शन बढ़ाएं, किस प्रकार से उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करें, किस प्रकार से वहां उसके जो वेस्टेज निकलते हैं उसका निस्तारण है वो किस प्रकार से किया जाए,
किस प्रकार पॉल्यूशन कम से कम हो। आपको पता है इंडस्ट्री की वजह से बहुत से प्रकार के पॉल्यूशन भी होते हैं, तो नई नई टेक्नोलॉजियों से उन सब के अंदर फायदा है वो मिलता है और हमें इसका इस्तेमाल है वो बड़े लेवल पर करना भी होता है। देखिए अब नई नई मशीनों का इस्तेमाल हो रहा है, ये नवाचार हो रहा है, यानी कंप्यूटराइज्ड युग आ रहा है, तो हर चीज के ऊपर अपने इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 3 विशेषताएं हो गई। चौथी विशेषता वो है संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण। बहुत महत्वपूर्ण विशेषता। बड़े लेवल पर अब जब आप मैन्युफैक्चर करते हो किसी चीज को तो इसका रोल बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए अच्छे से समझिएगा भी इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है एक बहुत ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है, एक संगठन बनाया जाता है और उसके अंदर काम का बंटवारा कर दिया जाता है। एक उनका बड़ा बॉस होता है, फिर उनके नीचे छोटे बॉस और उनके नीचे जाकर कर्मचारी है वो काम करते हैं। तो इस बात को अच्छे से समझिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। जैसे आप पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे वहां लिखा हुआ है आधुनिक जो निर्माण उद्योग है उनकी विशेषताएं, और लेकिन ये लाइन कहां लिखी है? संगठनात्मक ढांचा और स्तरीकरण में। वहां उसका मतलब क्या है? वहां ये मतलब है भी बड़े लेवल पर उत्पादन लेने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल है। फिर चीजों के बारे में वहां शॉर्ट में लिखा है, हम उनको अच्छे से यहां थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए उन चीजों को समझेंगे। तो देखिए आधुनिक बड़े पैमाने पर विनिर्माण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक कुशल संगठन का निर्माण करना बहुत आवश्यक है। और उसकी कारण क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है वो देखें, क्योंकि ये एक जटिल मशीनी तकनीक है। हमने अभी देखा ना भी बड़े लेवल पर काम करने के लिए हमें आजकल नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, तो और इस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से इस्तेमाल और प्रोडक्शन ज्यादा हो, इनकम ज्यादा हो, इसलिए एक प्रभावी संगठन है वो ही इसके अंदर सुधार ला सकता है, काम का बंटवारा ही। और इसका निर्माण विशिष्टीकरण और श्रम विभाजन के आधार पर होता है। इसका मतलब ये होता है जिस आदमी की जो योग्यता होती है, जो कुशलता उसके अंदर होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाता है, उसकी रुचि के अनुसार उसको काम दिया जाता है। और जब हम अपने इंटरेस्ट वाला काम करते हैं तो फिर कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, फिर हम परवाह नहीं करते और दिलो जान से उस काम को करते हैं। तो कर्मचारियों की इससे कार्य क्षमता बढ़ जाती है और कम प्रयास और कम लागत से अधिक माल का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि उनके इंटरेस्ट का काम मिला है, सैलरी तो मिल ही रही है। और इसमें अधिक पूंजी का निवेश होता है, धन भी बहुत लगता है, हमें जगह परचेज करनी होती है, हमें मशीनें खरीदनी होती है, हमें जो टैलेंटेड लोग होते हैं जिनमें उस काम को करने की स्किल होती है उनको हायर करना पड़ता है, उनको हाई लेवल की सैलरी है वो देनी पड़ती है। तो उन जब पैसा लगा है तो भैया उनके ऊपर कंट्रोल होना भी तो बहुत जरूरी है। और ये एक बड़ा संगठन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित काम, स्थान और साधनों की व्यवस्था की जाती है ताकि सही तरीके से काम हो। और इसके लिए प्रशासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच समन्वय है वो भी स्थापित होना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सही तरीके से ऊपर से कमांड आनी चाहिए, ये इनको कहेगा ऐसे करना है, ये अपने अधीन जो व्यक्ति है उनको काम का कहेगा, क्योंकि नीचे वाले क्या हैं, ये स्पेशलाइज्ड हैं, अपने उस काम के वो एक्सपर्ट हैं। तो आप समझ पा रहे हो जो बड़े लेवल पर प्रोडक्शन करना होता है तो इस संगठनात्मक सिस्टम का रोल बहुत बड़ा हो जाता है और काम का बंटवारा करना भी बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात करें पांचवी और अंतिम विशेषता इसकी बड़े लेवल की, अनियमित भौगोलिक वितरण है। जो बड़े लेवल पर जो इंडस्ट्रियां स्थापित की गई है दुनिया के अंदर कहीं भी, वो सब जगह सेम नहीं है। यूं नहीं है भी हर जगह आपको खूब सारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां मिलती है, नहीं मिलती। इनके लिए कुछ विशेष जगह है और बहुत ही कम मात्रा में ये आपको मिलती है। और इसका कारण क्या है, पहले उस कारण को भी जान ले। और एक छोटा प्रश्न भी बनता है, बड़े पैमाने वाले उद्योग है वो उस जगह लगाए जाते हैं जहां लागत कम आती है और लाभ अधिक होता है। आपको भी कोई कह दे भी आप फैक्ट्री लगा रहे हो क्या, छोटी लगाओ चाहे बड़े, तो आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आपकी यही रहेगी भी मेरा खर्चा कम आए, इनकम ज्यादा आए।
तो इसको, और यहाँ तो बड़े पैमाने यानी यहाँ तो करोड़ों रुपए अरबों रुपए लगाए जाते हैं, तो इसलिए इस चीज को सबसे पहले जो उद्योग की स्थापना करने वाला जो उद्यमी है वो इस चीज पर गौर करता है। और आज अगर हम बात करें तो विश्व के लगभग 10% से भी कम भाग के ऊपर आपको बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो मिलती है, और इन उद्योगों में बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार भी मिलता है, और बड़े स्तर पर उत्पादन जो होता है वहां पर, उससे उस देश का आर्थिक विकास भी होता है। जब वहां पर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, वहां उस देश में और दुनिया के अलग अलग जगहों पर उन चीजों को जब बेचा जाता है मांग के अकॉर्डिंग, तो उस देश को इनकम मिलती है। इनकम मिलती है तो उसकी पावर बढ़ती है, यानी पॉलिटिकल पावर है वो बढ़ जाती है। और इसी पॉलिटिकल पावर के उदाहरण है, जैसे यूएस से बात करें, यूएसए है, अमेरिका है, दुनिया में अपनी आर्थिक विकास के कारण, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना के कारण ही आज उसके पास खूब पैसा है और वो एक पावरफुल, एक महाशक्ति बना बैठा है। इसी प्रकार चीन है, आप सब परिचित हैं, जापान है, दक्षिणी कोरिया है, ये टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं। तो इसलिए ये राजनीतिक शक्ति का विकल्प भी बने हुए हैं, भी दुनिया की पावर हमारे पास है, हम जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। तो ये किसकी वजह से हुआ? इन बड़े उद्योगों की स्थापना के कारण। और विश्व में विनिर्माण स्थल है वो कृषि की अपेक्षा बहुत छोटे क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगे। एग्रीकल्चर एरिया आपको ज्यादा मिलेगा, और ये बड़े जो उद्योग हैं ये बहुत ही कम मिले। जैसे उदाहरण लें, जैसे अमेरिका के अंदर जहां पर मक्का का प्रोडक्शन होता है, लगभग 2.5 किलोमीटर का वर्ग किलोमीटर का वो एरिया है, और उसके अंदर 4 फोरम बने हुए हैं, बड़े बड़े 4 बड़े खेतों में बंटा हुआ है। इन 4 बड़े खेतों में आप बात करें तो लगभग 10 से 20 आदमी हैं वो काम करते हैं, और 10 से 20 आदमियों से यहां पर जो लाभ मिलता है, लगभग हम मानते हैं भी एक आदमी से 4 आदमियों का खर्चा चलता है, तो यानी 5 हो गए, तो लगभग 50 से 100 आदमियों को ही जो पेट है वो भरा जाता है। अब अगर हम इंडस्ट्रियल द्वितीय क्रियाओं के हिसाब से सोचे, इतने बड़े क्षेत्र के अंदर अगर एक बहुत बड़ी फैक्ट्री की स्थापना होती है, एक बड़ी इंडस्ट्री की स्थापना होती है, तो सोचिएगा वहां पर कितने अधिक लोगों को रोजगार है वो मिलेगा। तो ये तो एक औद्योगिक दृष्टि से हम प्लस बता रहे हैं। अब हर चीज के प्लस और माइनस दोनों ही होते हैं। अब इसी प्रकार से उद्योग स्थापित करने लग गए तो वहां एग्रीकल्चर वाली जमीन ही नहीं मिलेगी, तो पेट कहां से भरेंगे? मशीनों से तो पेट भरा नहीं जाएगा। तो हर चीज के प्लस माइनस सब है, इनके अंदर बैलेंस होना जरूरी है, और इस प्रकार का डेवलपमेंट होना चाहिए जो सतत रूप से हो, आने वाली पीढ़ियां भी उनका इस्तेमाल कर सकें और पर्यावरण को भी किसी प्रकार का नुकसान है वो नहीं हो। तो आगे के सेशनों के अंदर हम सतत विकास के बारे में भी ज्योग्राफी के अंदर हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये हो गई 5 प्रमुख विशेषताएं। किसकी हो गई? औद्योगिक रूप से बड़े पैमाने के ऊपर जब प्रोडक्शन किया जाता है उनकी बात। अब आता है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत प्यारा प्रश्न है, चाहे आप फर्स्ट बुक लें चाहे सेकंड बुक लें, दोनों में ही ये चीजें हैं वो आती है। बस ये ध्यान रखना है, जब इंडिया वाला टॉपिक करते हैं तो वहां इंडिया के उदाहरण दे देना, और वर्ल्ड की बात करते हैं तो आप इंडिया वाले यही दे देना उदाहरण, या फिर आप किसी दूसरे देश के दे सकते हो। तो एक इंडिया के हिसाब से अगर आप इसको समझ लोगे तो दोनों ही जगह ये चीज आपके काम आ जाएगी। तो पहले तो हम कुछ विशेष तथ्यों के नाम देख लेते हैं, और उनमें से कुछ जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको अच्छे से जानेंगे। तो किसी भी जगह आप उद्योग स्थापित करते हो, पहले अपनों ने कहा ना, जहां लागत कम आए और मुनाफा ज्यादा हो वो जगह, तो उसके लिए क्या देखते हैं भी कच्चा माल कहां से मिल जाएगा, परिवहन और संचार के साधन की क्या व्यवस्था है, समूहन अर्थव्यवस्था को लेकर क्या सिस्टम है। बहुत प्यारा टॉपिक है, इसको अभी हम पहले ही अच्छे से समझ लेंगे। सरकार की पॉलिसी क्या है, बाजार की पहुंच किस प्रकार की है, पूंजी धन कितना चाहिए, श्रम है उसकी जो लागत है वो क्या रहेगी, जलापूर्ति वहां पर कैसी है, यानी जो आप उद्योग स्थापित कर रहे हो उसमें पानी कितनी जरूरत है और कितना उस जगह अवेलेबल है, पावर यानी शक्ति यानी बिजली की बात हो रही है, वो चाहे आपको कोयले के रूप में मिले, सोलर के रूप में मिले, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में मिले, कैसे भी मिले, और टेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार की है। अब एक एक करके हमें इनको अच्छे से समझना है।
सबसे पहले बात करें भी कच्चा माल है वो किस प्रकार उद्योगों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण रोल है वो अदा करता है। चाहे स्टील उद्योग है, चाहे सूती कपास उद्योग है, इसी प्रकार के चाहे सीमेंट उद्योग है, किसी प्रकार के जो बड़े उद्योग है उनकी स्थापना में कच्चे माल का बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि उद्योगों के लिए कच्चा माल हमें क्या पड़ना चाहिए, सस्ता पड़ना चाहिए और आसानी से उसका परिवहन हो जाना चाहिए। कहीं भी पड़ा है तो हम आसानी से उसको लेकर आ जाएं ताकि हमारा खर्चा कम आए। ये हमारा पहला उद्देश्य रहेगा। अब उसके बाद में क्या है, जो कच्चा माल हमें मिला है अगर वो भारी वजन वाला है, और जब हम उस भारी वजन वाले कच्चे माल से जब चीजों का निर्माण करते हैं तो उस उत्पादन की क्रिया में अगर वो कम हो जाता है, यानी कच्चा माल तो ज्यादा चाहिए और उस कच्चे माल से कम प्रोडक्शन अगर होता है तो उस स्थिति में हम उस उद्योग की स्थापना वहां करेंगे जहां पर कच्चा माल नजदीक प्राप्त हो जाता है। भारी वजन वाला कच्चा माल जब बनाने की प्रक्रिया में वो कच्चा माल से कम प्राप्त होता है तब हमें उस उद्योग की स्थापना उसके प्राप्ति स्थल के पास ही कर देनी चाहिए। जैसे कि आप लौह इस्पात उद्योग की बात करें, चीनी उद्योग की बात करें, सीमेंट उद्योग की बात करें। अब इस लौह इस्पात है, इसके लिए आपको कोयला है वो चाहिएगा, आपको इसके लिए और भी बहुत सी जो चीजें हैं यानी एशक है, जो कच्चा रॉ मटेरियल हेमेटाइट मैग्नेटाइट जो एशक है वो चाहिएगा। चीनी के लिए गन्ना चाहिएगा, सीमेंट के लिए चूना चाहिएगा। तो उन प्राप्ति स्थलों के पास स्थापित कर दें। और अगर किसी एक बड़ी इंडस्ट्री के लिए दो या दो से अधिक चीजें ज्यादा जरूरी है रॉ मटेरियल के रूप में, तब हम क्या करते हैं, तो उन दोनों जगहों के बीच में हम उद्योग की स्थापना है वो कर सकते हैं। आप चीज को समझ लें, इसकी व्याख्या आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं जो वो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी अगर एग्जाम में आप अपनी तरीके से उस बात को लिखते हैं। और इसके साथ साथ जो कच्ची सामग्री जल्दी नष्ट होने वाली है तो उस पर आधारित अगर कोई भी उद्योग है तो उसको भी उसे पास में स्थापित किया जाता है। जैसे एग्रीकल्चर से और डेयरी से जुड़े हुए जो भी काम है, क्योंकि दूध प्राप्त हो रहा है या फल फूल सब्जी प्राप्त होती है वो जल्दी खराब हो जाती है, तो इसलिए जहां पर ये चीजें होती है वहीं पर उसकी इंडस्ट्री है वो स्थापित की जाती है। तो ये तो हुआ कच्चा माल कैसे प्रभावित करता है। अब आता है दूसरा महत्वपूर्ण, समूहन अर्थव्यवस्था। आपके ये बाद में दिया है लेकिन मैं स्टार्टिंग में चाह रहा हूं भी इन चीजों को आप समझ लें, बाकी तो इजीली है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। इसका मतलब समझिए, समूहन अर्थव्यवस्था या उद्योगों के मध्य संबंध। इसका मतलब होता है भी जहां पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बड़े बड़े उद्योग लगे हुए होते हैं जिस एरिया में ज्यादा, वहीं उनके आसपास ही छोटे छोटे उद्योग हैं वो स्थापित कर दिए जाते हैं और ये सब मिलकर एक समूह के रूप में एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं और यही कहलाता है समूहन अर्थव्यवस्था, एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज कहलाता है। क्या समझ में आया आपके? समझ में आ गया? जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी है उसके पास ही उन फैक्ट्रियों से जो चीज बनती है जो आपकी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद हो सकती है, तो फिर हम दूर जाकर क्यों स्थापित करें, उसी के पास में ही कहीं जगह लेकर स्थापित कर लें। कम से कम उस चीज को लाने के लिए परिवहन वाला, ट्रांसपोर्ट वाला जो खर्चा है वो तो हमारा बच ही जाए, ये बचत हो जाती है इसमें। ये सबसे बड़ा लाभ है वो इसके अंदर होता है। जैसे सपोज करो आपको जूते बनाने की फैक्ट्री बनानी है, आपका इंटरेस्ट है इसके अंदर, मुझे जूते बनाने हैं बढ़िया सी और एक ब्रांड बनाना है, दुनिया में मेरा ब्रांड बोलना चाहिए, तो आपको इसके लिए क्या चाहिएगा भैया, चमड़ा चाहिएगा। तो आप क्या करो, जहां पर लेदर इंडस्ट्री है, जिस एरिया में ज्यादा लेदर इंडस्ट्री है, बड़े लेवल पर है, वहीं उनके पास में जाकर, आसपास में जहीं उस सराउंडिंग एरिया में आपको जगह मिल जाए तो वहां पर जाकर आप अपने जूतों की फैक्ट्री लगा दें, तो आपको यहां से कच्चा माल मिल जाएगा, आपको तो चमड़ा चाहिए। और इस कारखानों में क्योंकि यहां बहुत से लोग काम करते हैं तो ये भी तो जूते पहनते होंगे, तो आपका बना हुआ प्रोडक्ट यहां भी काम में आ जाएगा, आपको वो भी बेनिफिट हो जाएगा, भी बहुत से कस्टमर तो आपको उसी इलाके में मिल जाएंगे।
तो इस प्रकार की व्यवस्था को ही क्या कहा जाता है? सम्मोहन अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण कारक भी हो गया भी आप कहां पर काम कर रहे हो। और आप समझिए वो उस रॉ मटेरियल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैंने इसको यहां किया है। और ये अलग से भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है भी आर्थिक सम्मोहन जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है और इसके क्या लाभ है। तो समझ गए भैया अब आप अच्छे से इस बात को। अब इसी प्रकार का एक महत्वपूर्ण टर्म और है, उसको भी हम समझ लें, यही स्वच्छंद उद्योग, स्वतंत्र फ्री होकर काम करना, इंग्लिश में कहते हैं फुट लूज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ये किस प्रकार के उद्योग हैं? बहुत प्यारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी अलग से 1-2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। ये उद्योग व्यापक विविधता वाले स्थानों में स्थित होते हैं जहां अलग अलग प्रकार की वैरायटियां आपको ज्यादा देखने को मिलती है। और इसकी स्थापना में कच्चे माल का कोई रोल नहीं है भी आपका कच्चा माल है वो पास में है कि दूर में है, ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता। यहां हमने अभी क्या बात की? अभी तो कहा जहां आपको रॉ मटेरियल आपके काम के लिए जहां मिल जाता है वहां स्थापित कर ले, इसमें इसके ऊपर कोई विशेष कोई फोकस नहीं होता, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये संगठक पुर्जों पर निर्भर है। ये छोटे छोटे इसको पुर्जे चाहिए अपने काम के लिए, और उन पुर्जों को आप कहीं से भी मंगवा सकते हो और छोटी जगह पर भी उनको जोड़कर आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हो। जैसे घड़ी उद्योग, अब घड़ी के लिए कौन सा बड़ा काम चाहिए, छोटी छोटी चीजें चाहिए, आप अपने गांव में लगा के बैठ जाओ, माल मंगवा लो वहां से। बाहर से मंगवाओगे तो कम पैसों से भी बहुत ज्यादा माल आप पहुंचा सकते हो, परिवहन में खर्चा कम हो जाएगा ना। आभूषण उद्योग है, सुनारों वाला जो काम है, या सॉफ्टवेयर जो उद्योग है, जो ये आजकल की जो कंप्यूटराइज्ड वाले जो सिस्टम, हार्डवेयर वाले जो सिस्टम, सॉफ्टवेयर के जो काम है, ये सारे स्वच्छंद उद्योग हैं। जैसे आपको पता होगा इंडिया के अंदर बेंगलुरु का नाम आता है, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है, और एक सिलिकॉन वैली कहाँ है? अमेरिका में। वहां उसी प्रकार के ये छोटी छोटी चीजें बनाने के बहुत बड़ा जो काम है वहां पर चलता है। तो आप देख पा रहे हो इनका कच्चे माल के स्थान का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इनमें छोटे छोटे पुर्जे काम में आते हैं और वो कहीं से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उत्पादन कम मात्रा में होता है, हाँ बड़ी इंडस्ट्री नहीं है, मशीनें, ये छोटी छोटी चीजें हैं, प्रोडक्शन इसमें कम होता है, इसमें मजदूरों की भी कम आवश्यकता होती है, और इससे किसी प्रकार का पॉल्यूशन नहीं होता, कोई पॉल्यूशन नहीं फैलाएंगे। क्या फैलाएंगे पॉल्यूशन? ये तो जोड़ रहे हैं बेचारे बैठे, क्या करेंगे। और इसकी स्थापना में परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बस हाँ, इसमें एक ही बात है, ट्रांसपोर्ट भी, आपको जो इस रॉ मटेरियल चाहिए वो कितनी दूरी पर है, उस हिसाब से ही आपका खर्चा है वो डिसाइड होता है। तो समझ गए, फुटलूज इंडस्ट्री, स्वच्छंद माल की सोचो, बस परिवहन का हिसाब देख लो भी कहां पर कितना खर्चा है, बाकी तो हम सब एडजस्ट कर ही लेंगे, कहीं स्थापित कर लो, थोड़ी सी जगह मिल ही जाती है कहीं पर, वहीं पर हम स्थापित कर लेते हैं। तो ये इनसे जुड़ा हुआ था, तो इसलिए हमने साथ में कर लिया। तो प्रभावित करने वाले कारकों में कच्चा माल हो गया, दूसरा समूहन अर्थव्यवस्था की बात कर ली, और अब हम बात करते हैं तीसरा कारक, बाजार। भैया आप अपना प्रोडक्ट बाजार में ही तो बेचोगे, अब आपको यह भी ध्यान रखना है भी बाजार के अंदर डिमांड कैसी है, मांग है कि नहीं है। कहीं आपने ऐसी जगह उद्योग की स्थापना कर दी जहां पर बाजार है तो उसके अंदर डिमांड है ही नहीं, तो बाजार की आवश्यकताओं को हिसाब में रखकर ही इन्हें बनाया जाता है। तो अब आप बाजार की परिभाषा जरूर हो आपको पता, वो क्षेत्र जहां तैयार वस्तुओं की मांग हो और वहां के निवासियों की खरीदने की क्षमता हो, उनके पास इतना पैसा तो हो भी वो उस चीज को खरीद सके। अब याद कीजिए, मानव विकास पढ़ा आपनों ने, मानव विकास में क्या है, उसके विकास के लिए क्या चीजें जरूरी थी, हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, जिसके अंदर हमारे ये था भी उसके पास स्वास्थ्य सुविधा होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, और आर्थिक पैसे होने चाहिए। एजुकेशन होगी, माइंड उसका डेवलप होगा तो उसके पास वो जॉब मिलेगी और उसकी इनकम है वो बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो वो चीजें खरीदेगा। चीजें कहां से आएगी? फैक्ट्रियों से आएगी। तो पैसे इधर एक तरफ पैसे आ रहे हैं, उधर फैक्ट्रियों से डिमांड बढ़ रही है, तो उधर फैक्ट्रियां भी फल फूल रही है और इधर जो आम आदमी है वो भी फल फूल रहा है। दोनों को ही फायदा हो रहा है और देश को भी फायदा हो रहा है। वो इधर बना रहा है उससे भी टैक्स ले रहा है, ये खरीद रहा है इससे भी टैक्स ले रहा है। आपको पता है एक गाड़ी जो नॉर्मली आपकी जो कोई भी व्हीकल कार ले लीजिए जो 10 लाख की है, उसके ऊपर लगभग 4 से 5 लाख रुपए तो टैक्स ही होता है।
बाकी तो वो लगभग 50% रेट की होती है। अब आप ये सोचेंगे यार ये कैसे है, तो उसके आपने देखा ना, निर्माण इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग जगह से पुर्जे मंगाए जाते हैं, सब पर जीएसटी लगती है भाई। इसलिए कई बार है ना, इस जीएसटी के चक्कर में, टैक्स के ज्यादा चक्कर में बहुत सी फैक्ट्रियां बंद भी हो जाती हैं। भाई बहुत बार चिल्लाते हैं, भैया बार बार कहाँ कहाँ टैक्स लेते हो, एक छोटा सा नट बोल्ट मंगवाते हैं उसका अलग से टैक्स, फिर उसका टैक्स अलग से, फिर उसको कंप्लीट करके बेचते हैं तो फिर जीएसटी, क्या क्या पंगा है। तो देखिए सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, मानव का विकास से आप हर चीज आपस में जुड़ी है। बस पढ़ने के लिए हम इनको टॉपिक वाइज अलग अलग कर रहे हैं, वरना आप है ना ब्रॉड लेवल पर इन चीजों को सोचकर समझिएगा, आनंद भी आएगा। और अब जो विकसित जगह है, यूरोप, अमेरिका, जापान है, वहां पर आपको बड़े वैश्विक बाजार मिल जाते हैं, दूसरी दुनिया की भी डिमांड है वो वहां पर रहती है। या दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, भारत है वो दुनिया का बहुत बड़ा बाजार है, तो यहाँ पर हर चीज खप जाती है। चाइना वाले तो खूब प्रोडक्ट यहाँ पर बिकते हैं, और एरोप्लेन निर्माण है या हथियार जो चीजें होती हैं, इनकी डिमांड हर देश के अंदर है वो रहती है। तो कोई भी चीज आप बनाते हो तो उसकी बाजार की डिमांड भी देखनी होती है, वो किस प्रकार की है। श्रम की बात करें, लेबर की बात करें, तो अब देखिए मजदूरों का होना भी जरूरी है। अब इसके अंदर आजकल आपको पता है भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा होने लग गया, तो इसलिए मजदूरों की थोड़ी कम जरूरत पड़ गई। लेकिन आज भी ऐसे बहुत से उद्योग है जहां पर श्रमिकों की आवश्यकता होती है, विशेषकर अर्ध कुशल और कुशल, यानी सेमी, जो स्किल वाले और स्किल वाले, जिनको उस काम को करने में वो एक्सपर्ट होते हैं, दक्ष होते हैं। मशीनों का इस्तेमाल भले ही ज्यादा होता है, लेकिन उन मशीनों को भी ऑपरेट करने के लिए स्किल वाले आधारित, कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज रखने वाले लोगों की आज भी इसके अंदर जरूरत है, वो रहती है। तो आपको लेबर कितनी चाहिए, ये भी इस बात के ऊपर डिपेंड करता है आपकी इंडस्ट्री की स्थापना। शक्ति के संसाधनों की बात करें, कोई भी इंडस्ट्री है, आजकल लाइट बगैर तो कुछ है ही नहीं। आप लाइट चाहिए कोयले के रूप में, हवा के रूप में, यूरेनियम के रूप में, पेट्रोलियम, सोलर, किसी भी रूप में आपको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का कोई ना कोई चीज आपको वहां चाहिए, तो शक्ति का बड़ा रोल होता है। और इसके अंदर बात करें, अगर आपसे कोई पूछे एल्यूमिनियम उद्योग, इसके लिए तो सबसे ज्यादा लाइट की आवश्यकता होती है, तो इसलिए एल्यूमिनियम इंडस्ट्री आपको वही मिलेगी जहां पर शक्ति के साधन है वो ज्यादा उपलब्ध होते हैं। और परिवहन और संचार, कच्चा माल को आपको लेके आना है और तैयार माल को बाजार में पहुंचाना है, दोनों के लिए ही क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए आपको। और साथ में व्यापार के लिए, यानी कौन मंगवा रहा है, कौन लेके आ रहा है, उसके लिए कम्युनिकेशन, मोबाइल वगैरह, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब की भी जरूरत है, वो पड़ती है। तो हमेशा जहां परिवहन की सुविधा है और संचार की सुविधा किस प्रकार की है, इन चीजों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। जिन क्षेत्र में ये ज्यादा मिलेंगे वहां इंडस्ट्रियां हैं वो ज्यादा स्थापित हो जाती है। तो बड़े ही सिंपल, क्योंकि इसमें कोई विशेष चीजें नहीं है, आप सब बच्चे इन चीजों को अच्छे से समझते हो। और उसके बाद में आगे भी गवर्नमेंट की पॉलिसी, कहीं किसी जगह गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, उद्योगों को बढ़ावा देने की है या हतोत्साहित करने की है। अक्सर क्या करती है गवर्नमेंट को ये पता है भी इंडस्ट्रियां ज्यादा लगेगी, उससे जो इनकम है वो ग्रो होगी और साथ में ही लोगों को रोजगार मिलेगा, तो लोग भी राजी और देश भी राजी और एक पावर के रूप में ऊपर उभरेंगे। इसलिए ज्यादातर सरकार क्या करती है, एक पॉलिसी बना लेती है अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से और प्रदेश के हिसाब से, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से इंडस्ट्री को फायदा है वो पहुंचाती है। इसमें क्या होता है, अगर कोई एरिया, कोई क्लस्टर डेवलप करना है तो ये कहेगी लोगों को भी आप यहां आइए, यहां पर उद्योग की स्थापना कीजिए, हम आपको इतने % टैक्स की छूट दे देंगे। तो उनको फायदा हो जाएगा, यार टैक्स नहीं लगेगा तो अपना खर्चा बच जाएगा, क्यों ना हम वहां लगा लें। और अगर सरकार ये चाहती है भी किसी इलाके में इंडस्ट्रियां बहुत ज्यादा हो गई है और वहां पर अब खाने के लाले पड़ रहे हैं, तो वहां पर अब बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियां स्थापित नहीं होनी चाहिए, तो वहां पर क्या कर दी है गवर्नमेंट, वहां पर टैक्स को बढ़ा देती है, जिससे इंडस्ट्रियलिस्ट है वो वहां से भागते हैं और नई जगह है वो पहुंच जाते हैं। तो उद्योगों के विकास के अंदर सरकार की पॉलिसी का बहुत ही बड़ा रोल है वो होता है। आप देखते हो ना आजकल जो किसी भी देश का जो मुखिया होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी होता है, एक देश से दूसरे देश की यात्रा करता है और वहां व्यापार का कोई ना कोई आपस में समझौता जरूर होता है इंडस्ट्रियों को लेकर। आपको पता है हर कोई चाहता है भी अपने क्षेत्र में इन्वेस्टर आए, वो अपना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करें जिससे उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले
उस प्रदेश का, उस देश का डेवलपमेंट हो। तो इस प्रकार से आज हमने क्लासिफिकेशन समझ लिया द्वितीय क्रियाओं का, और उसके अंदर निर्माण, विनिर्माण, प्रसंस्करण को हमने अच्छे से डिफरेंस कर लिया। फिर विनिर्माण क्या होता है और विनिर्माण जब बड़े लेवल पर होता है तो उसकी क्या विशेषताएं होती है उनको जान लिया। और उसके बाद हमने ये कहा भी अब हम विनिर्माण को ही उद्योग शब्द है वो इसके लिए इस्तेमाल है वो कर लेते हैं भी, जहां सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं के निर्माण की बात करेंगे, वहां पर काम करने वालों पर बात नहीं करेंगे। काम करने वाली जो चीजें हैं वो सेवाएं हो गई, उनको हम कहां पढ़ेंगे, आगे जाकर तीसरी चौथी के अंदर इन चीजों को वहां समझेंगे। और फिर हमने ऑल ओवर हमने कह दिया भी उद्योगों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो अच्छे से एक एक चीज को हमने यहां पर समझा है, क्लियर किया है। उम्मीद करता हूं आपको मजा भी आया होगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा, मुझे भी इससे एनर्जी है वो मिलती है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो सेशन के अंदर। अब उद्योगों को और अच्छे से क्लासिफाइड करके एक एक बात का पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि सिर्फ मेन बातें पढ़ लेंगे तो लास्ट टाइम तक क्या क्या याद रखेंगे। इसलिए पहले राउंड में हम अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करेंगे, ताकि बाद में पढ़ने का जो काम है, याद रखने वाला काम है, वो ऑटोमेटिक कम होता जाएगा। और लास्ट में आप देखेंगे पूरी ज्योग्राफी है वो कुछ एक पेज के अंदर ही समाहित हो जाएगी। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।